और इस वक्त की बड़ी खबर, अदालत अब 10 फरवरी को सजा सुनाएगी। तारीख को मुलतवी कर दिया गया है। कोर्ट में सजा पर बहस खत्म हो चुकी है, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि आज फैसला आ जाएगा, लेकिन अब पॉक्सो कोर्ट 10 फरवरी को यह फैसला सुनाएगी, यानी कि ठीक दूसरे दिन, आज से दूसरे दिन। अब अगले 2 दिनों में यह फैसला आएगा। 4 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी का यह मामला था, जिसके साथ दरिंदगी करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। और अब सचिन हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। सचिन, उम्मीद की जा रही थी कि आज फैसला आएगा, लेकिन अब यह फैसला 10 फरवरी को सुनाया जाएगा। डिले करने के पीछे कोई खास वजह? बिल्कुल, देखिए सजा के बिंदु पर बहस पूरी हो गई है। इस तरह की तो कोई वजह सामने नहीं आई, क्योंकि कोर्ट का पूरी तरह से सविवेकाधिकार है कि वो फैसला कब सुनाते हैं, क्योंकि फैसले को लिखवाने में भी समय लगता है। सजा के बिंदु पर जो बहस होती है उसमें जो दलीलें दी जाती है, सभी तरह के वकीलों की, अभियोजन पक्ष के वकील ने अपनी बात रखी है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो बचाव पक्ष के वकील है उन्होंने अपनी बात रखी है, पीड़िता की तरफ से जो वकील थे उन्होंने अपनी सजा के बिंदु पर बहस की है। तो सभी को फैसले में शामिल किया जाता है। ऐसे में समय कई बार लग जाता है और कोर्ट ने निर्णय किया है कि 10 तारीख को वो सजा सुनाएगी। अब केवल प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट होगा, उस दिन केवल सजा सुनाई जाएगी। हमारे साथ जो वकील हैं अभियोजन की ओर से जिन्होंने पैरवी की, यानी जो पुलिस की ओर से जिन्होंने पैरवी की, लगातार इस मामले को आगे लेकर गए, महावीर कृष्णावत जो खुद सजा के बिंदु पर जिन्होंने बहस की थी, इन्होंने क्या कुछ कहा उस दौरान और अब ये क्या उम्मीद करते हैं, इनसे बात कर लेते हैं। महावीर जी, आपने सजा के बिंदु पर बहस की, पूरे ट्रायल को भी आपने चलाया। सजा के बिंदु पर बहस के आपके मुख्य पॉइंट क्या थे? क्या मांग आपने कोर्ट से रखी और क्या दलीलें आपकी थी? मेरी दलील ये थी, जो ये अपराध कारित किया है उसमें 3 सेक्शन ऐसे हैं, 376 AB, 302 IPC और 5/6 पॉक्सो एक्ट, जिनमें माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त सुरेश को दोषी सिद्ध किया गया और तीनों ही अपराधों में मृत्युदंड का प्रावधान है। तो हमने माननीय न्यायालय से निवेदन किया है कि ये अपराध सामान्य प्रकृति का अपराध नहीं, ये बहुत ही घिनौनी हरकत है। ऐसे अभियुक्त को मृत्युदंड से दंडित किया जाना अति आवश्यक है। नहीं तो समाज के अंदर अगर इसमें मुलजिम के प्रति नरमी बरती गई तो अपराध बढ़ेंगे, अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे और बच्चों के साथ रेप होंगे। समाज में एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए जिससे कि मृत्युदंड दंडित होगा तो अपराधियों के हौसले बिल्कुल मस्तिष्क हो जाएंगे और अपराधों पर अंकुश लगेगा। जी सर, बचाव पक्ष की ओर से क्या कुछ कहा गया, क्योंकि वीसी से जुड़े थे, कोई सुन नहीं पाया, अगर थोड़ा बता, बचाव पक्ष की क्या दलीलें थी, क्योंकि जब दोष सिद्ध हो ही चुका है? बचाव पक्ष तो यही चाह रहा था कि साहब नरमी बरती जाए, लेकिन हमने माननीय न्यायालय से निवेदन यही किया है कि ऐसे अपराधियों के प्रति अगर नरमी बरती जाएगी तो समाज में गलत मैसेज आएगा। हम चाहते हैं समाज में एक मैसेज आए कि ऐसा घिनौनी हरकत करेगा, ऐसा कोई रेप करेगा छोटी मासूम बच्चे के साथ तो उसको मृत्युदंड की सजा होगी। तो एक समाज में मैसेज जाना चाहिए। हमारी सरकार की तरफ से, हमारी पुलिस की तरफ से यही अच्छी एक पैरवी की गई है हमने हमारे द्वारा कि ऐसे अभियुक्त के प्रति नरमी नहीं बरती जाए और ऐसे अभियुक्त को मृत्युदंड से दंडित किया जाना अति आवश्यक है। कब से ये मामला, कब की घटना है, किस तरह से मामला हुआ, किस तरह से पुलिस ने आरोपी को पकड़ा, अगर इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। ये 11 अगस्त 2021 की घटना है, जब पीड़िता अपने पिता के साथ बाड़े में जाने की जिद करने लगी रात को 8:45-9 बजे के लगभग। तो पीड़िता के पिता ने कहा कि नहीं आप यहीं रुको। फिर वो थोड़ी देर बाद में अकेली जा रही थी तो मुलजिम उस तरफ से गुजरा था मोटरसाइकिल लेके। मुलजिम ने उस बच्ची को मोटरसाइकिल पे बिठाया और बिठाकर सुनसान जगह में ले जाकर रेप किया। रेप करने के बाद बच्ची, उसने सोचा कि बच्ची कह देगी घर वालों को, जाकर उसको बेहोशी की हालत में एक पानी की तलाई में ले गया। पानी की तलाई में डुबोकर उसकी हत्या की, निर्मम तरीके से हत्या की। जब ये पूरी रात घर वाले बच्ची को तलाश करते रहे, बच्ची मिली नहीं, तो 12 तारीख को उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए श्रीमान तत्कालीन SP शंकरदत्त शर्मा साहब, उनकी टीम के सहयोगी सदस्य धर्मेंद्र यादव साहब, हितेश शर्मा जी, राठौड़ साहब, मैडम और पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम लग गई, SIT गठित की और 13 तारीख को मुलजिम को अरेस्ट किया। इसके लिए पूरी तत्कालीन पुलिस अधीक्षक शंकरदत्त शर्मा साहब और उनकी टीम इसके लिए बहुत बधाई की पात्र है। 13 दिन में चालान पेश हो गया, पुलिस ने तो बधाई ली है, लेकिन कोरोना काल चल रहा था, तीसरी लहर चल रही थी, 5.5 महीने में ट्रायल पूरा कर लिया, उसको लेकर क्या कहेंगे? कितना समय आपको लगा? क्या सभी गवाह VC से हुए थे या कोर्ट में भी पेश किए गए थे? 5.5 महीने में ट्रायल पूरा करना भी अपने आप में एक बड़ी बात है। सारे गवाह हमने कोर्ट के अंदर पेश किए थे माननीय न्यायालय में और सारे गवाहों ने, हमने अभियोजन की तरफ से 41 गवाह पेश किए और सभी गवाहों ने अभियोजन की कहानी को तायद किया है। जो पुलिस में बयान दिया वैसा का वैसा माननीय न्यायालय में। सचिन, वकील साहब से पूछने की कोशिश कीजिएगा कि चूंकि इन्होंने लंबे इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में गए हैं, लंबी बहस की है, तो क्या इन्हें उम्मीद है कि सजाए मौत होगी, फांसी दी जाएगी, या फिर कोर्ट जो है वो उम्र कैद में भी इस सजा को बदल सकती है?
बिल्कुल, देखिए हम बात कर लेते हैं। महावीर जी, आपने ट्रायल लिया, ट्रायल के दौरान आपको ये बात तो समझ में आ गई थी कि फैसला शायद आपके पक्ष में आएगा। अब क्या आपको लगता है कि जब दोषी करार दिया जा चुका है, अभियोजन के पक्ष में फैसला हुआ है, तो क्या फांसी की सजा हो जाएगी या उम्र कैद पे भी कहीं फैसला आ सकता है? नहीं नहीं, बिल्कुल इसको फांसी की सजा ही होगी। बिल्कुल मुझे पूरा विश्वास है न्यायालय पर और कानूनी प्रक्रिया पर, इसको मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा, क्योंकि 3 सेक्शन ऐसे हैं जिसमें मृत्यु दंड से दंडित करने का प्रावधान है, और उन तीनों सेक्शन में माननीय न्यायालय द्वारा अपराधी को दोष सिद्ध घोषित किया गया है। 302 आईपीसी, 376 एबी और 5/6 पॉक्सो एक्ट, तीनों में ही अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसे अभियुक्त को मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। जी, जिससे कि हम पहले बात कर रहे थे कि अभियोजन की तरफ से जो गवाह करवाए गए, 5.5 महीने में आप लोगों ने ट्रायल पूरा कर लिया। कोरोना की तीसरी लहर भी चल रही थी, अदालतें भी रेगुलर काम नहीं कर रही थी, उसके दौरान आप लोगों ने किया, तो बधाई के पात्र आप लोग हैं। इसके लिए मैं पुलिस को बधाई का पात्र देता हूं। सबसे पहले शंकर दत्त जी शर्मा साहब, उनकी संपूर्ण टीम, वर्तमान एसपी साहब, पूरी पुलिस टीम को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसे अपराधी को ढूंढकर तुरंत अरेस्ट किया और तुरंत एसआईटी घटित की, और एसआईटी घटित करके तुरंत 25 तारीख को चालान। जी सचिन, अब चूंकि मामला जो है वो 10 फरवरी को इसका फैसला सुनाया जाएगा, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। फिलहाल सचिन, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। रीट लीक्स पर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, सीबीआई जांच की मांग को लेकर धरना, गांधी सर्किल पर बीजेपी धरना प्रदर्शन कर रही है। पूनिया पर हुए हमले पर भी विरोध जताया जा रहा है। तो रीट लीक्स का बवाल अभी भी खत्म नहीं हुआ, बावजूद इसके जब मुख्यमंत्री ने यह ऐलान कर दिया कि रीट की परीक्षा को रद्द किया जा रहा है, इसके बाद भी बीजेपी लगातार हमलावर है। और इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि तमाम वरिष्ठ बीजेपी नेता आपको नजर आएंगे। यहां पर मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, माइनॉरिटी डोमिनेटेड सीटें, मेरे परिवार के भी भाई साहब 5 बच्चे रीट के एग्जाम में पास हुए, बड़े कंपटीशन उन्होंने फाइट किए, मगर अब जब इन्होंने दोबारा से उसको घोषणा करी है कैंसिलेशन की, वो भाई साहब 5 बच्चे पिछले 2 दिन से बराबर लगातार रो रहे हैं। क्या होगा उनकी 2 साल की मेहनत का? क्या होगा उनकी लगातार जो उन्होंने फीस जमा कराई? ये सरकार जो हमारी, ये पेपर लीक नहीं हुआ है भाई साहब, ये पूरी पाइपलाइन ब्लास्ट हुई है। और इसके जो और इसी खबर पर हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ गए। बाबूलाल, धरने प्रदर्शन के अंदर एक तस्वीर जो सबसे ज्यादा चौंका रही है, एक लंबे समय बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे किसी धरने प्रदर्शन में शामिल हुई हैं। बाबूलाल, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बीजेपी की ओर से जो धरना दिया जा रहा है उसमें शामिल होने के लिए गांधी सर्किल पर पहुंची है। और रीट परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग को लेकर बीजेपी पिछले कई दिनों से आंदोलन चला रही है। उसी धरने को वो भी अपना समर्थन देंगे। पार्टी का ये धरना है। तो वसुंधरा राजे कल ही जयपुर आई और आज पहले वो बीजेपी विधायक दल की बैठक में शामिल हुई और उसके बाद में सीधे वहां से गांधी सर्कल पर आई है। और इस धरने में नेता प्रतिपक्ष गुलाब सिंह कटारिया है, सतीश पूनिया है, राजेंद्र राठौड़ है और बीजेपी विधायक दल के कई सदस्य इसमें मौजूद हैं। और सरकार पर बीजेपी दबाव बनाने की कोशिश कर रही कि रीट लेवल 2 को भले ही रद्द कर दिया है, लेकिन हमारी मांग जो है सीबीआई की वो जारी रहेगी। विधानसभा में हम सरकार को घेरेंगे, हम कदम पीछे खींचने वाले नहीं है। और विधानसभा के सत्र में बीजेपी ने रणनीति बनाई है कि रीट पर वो सरकार को बैकफुट पर लाकर ही दम लेगी। देखना होगा कि वो किस तरह से सरकार का विरोध करती है और आने वाले दिनों में सरकार जो है विपक्ष के हमलों का किस तरह जवाब देती है। लेकिन बीजेपी ने आज करीब 2 घंटे तक मंथन किया है और जिन जिन इश्यूज को उनको उठाना है उस पर उन्होंने फोकस किया है। कल से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है, उससे पहले बीजेपी के विधायक दल के तमाम सदस्य यहाँ पर गांधी सर्किल पर धरना देने के लिए पहुंचे हैं। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि हम जो है रीट को रद्द करने से खुश नहीं है। हमारी मांग तब तक जारी रहेगी जब तक कि सीबीआई को इस मामले को सौंप नहीं दिया जाता। और इस वक्त जो तमाम मोर्चों के जो नेता है वो भी यहाँ पर आए हैं, लेकिन निगाहें इस बात पर भी रहेंगी कि वसुंधरा राजे यहाँ पर अपनी बात कहती है। अभी सतीश पूनिया को, नेता प्रतिपक्ष गुलाब सिंह कटारिया को, राजेंद्र राठौड़ को बोलना बाकी है। तो बीजेपी यूनाइट होने की कोशिश कर रही है, जनता के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है।
कि बीजेपी टुकड़ों में बटी हुई पार्टी है, अलग अलग नेता है, अलग अलग धड़े हैं। तो ऐसी सूरत में जनता के बीच में जो भ्रम की स्थिति बनी उसको दूर करने के लिए ये नेता एकजुटता का यहाँ पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि हमारी पार्टी में सब एकजुट है। जो बातें फैलती हैं वो अपनी जगह होंगी, लेकिन हम एक होकर के सरकार के जो जनहित विरोधी फैसले हैं या जो भी गलतियां हुई सरकार की ओर से उनका मुकाबला करने के लिए एकजुट है। और विधानसभा में हमारी एकजुटता सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगी। तो इन तमाम चीजों को लेकर के बीजेपी विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही एकजुटता का यहाँ पर दिखावा करने की पूरी कोशिश कर रही है। सब जानते हैं कि मनभेद नेताओं के बीच में है, सबकी अपनी अपनी चाहते हैं, सबकी अपनी अपनी ख्वाहिशें हैं और कई नेता मुख्यमंत्री की रेस में है और यही वजह बनेगी कि बीजेपी में बिल्कुल यूनिटी का एक बाबूलाल, अब जब सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और पूरा का पूरा विपक्ष एक मंच पर इकट्ठा है और सबसे बड़ी बात कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी उस मंच को शेयर कर रही हैं, तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बजट सत्र बेहद हंगामेदार रहने वाला है। जी बिल्कुल हंगामेदार रहेगा, रणनीति बन चुकी है और कल जब गवर्नर का भाषण होगा तो उस वक्त देखने को मिलेगा कि आखिर किस तरह से बीजेपी की रणनीति और रहेगी। लेकिन जब रूटीन में कामकाज चालू होगा, कृष्णा और आएंगे और क्या बीजेपी ने इश्यू जो रेज किए हैं उन पर क्या सरकार का जवाब भी आएगा। सरकार की भी तैयारी पूरी है, तो इस बार दोनों जो धड़े हैं वो पक्ष और विपक्ष में तकरार होने की पूरी संभावना है। बहुत ज्यादा हंगामा बरपेगा क्योंकि सत्ता पक्ष ज्यादा मौका देगा नहीं, उनके भी तेवर हमलावर रहेंगे, उनका भी गजब का फ्लोर मैनेजमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन विपक्ष को लगता है कि अगले साल चुनाव होना है, तो अब जो है वक्त आ गया कि एक आक्रामक रणनीति अख्तियार करके और सरकार को इस तरह घेरा जाए कि जनता में मैसेज आए कि जनहित से जुड़े मुद्दों पर बीजेपी ने मुखर होकर के सदन में आवाज उठाई ताकि जनता से जुड़े हुए जो इश्यूज हैं उन पर बीजेपी को समर्थन मिल सके। तो बीजेपी पूरी राजनीति करेगी हाउस के भीतर। बिल्कुल बाबूलाल, खुद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मंच पर उपस्थित हैं, इसके क्या राजनीतिक मायने समझे जाएं? जैसा कि आपने कहा मनभेद है, पब्लिकली ये दिखाने की कोशिश है कि पार्टी एकजुट है, लेकिन अगर पीछे बैनर पे जब नजर जाती है तो पूर्व मुख्यमंत्री की तस्वीर अब भी उस बैनर पर नहीं है, तो आज उनकी उपस्थिति राजनीतिक संकेत भी है उनका आना? जी देखिए, बीजेपी में इस बात में कोई शक नहीं कि बहुत धड़ेबंदियां हैं, अलग अलग नेताओं के अलग अलग समर्थक वर्ग बने हुए हैं, अगले साल चुनाव होने हैं और पब्लिक के बीच में एक चर्चा चल रही है कि क्या वसुंधरा राजे को मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या उनकी अगुवाई में चुनाव होगा या नहीं होगा। अब राजेंद्र राठौड़ जो है इस वक्त अपनी बात कर रहे हैं, एक बार पहले वो सुन लीजिए किस तरह से वो, क्योंकि उपनेता प्रतिपक्ष है और अभी जिक्र कर रहे हैं कि सतीश पूनिया के ऊपर कातिलाना हमला किया गया और जिसको लेकर के आज बीजेपी ने निंदा प्रस्ताव भी पारित किया विधानसभा में। और आने वाले दिनों में बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर, किसान कर्ज माफी, इसके अलावा रीट प्रकरण और इससे जुड़े जो दूसरे इश्यूज है उनको उठाने की कोशिश करेगी। आमतौर पर बीजेपी जो है वो कोशिशें करती है, लेकिन यूनिटी का प्रदर्शन बहुत कम हो रहा है। अब वसुंधरा राजे खुद एग्रेसिव मोड में है, वो उन्हें लगता है कि अब जाकर के सक्रियता के साथ में काम करना पड़ेगा। उनकी कुछ पारिवारिक वजह है जिसकी वजह से वो ज्यादा सक्रिय नहीं हो पा रही थी पिछले काफी अरसे से, लेकिन अब वो आ गई है और विधानसभा के सत्र में अगर वो ज्यादा आती हैं तो यकीन मानिएगा कि वसुंधरा समर्थकों में भी एक जोश का संचार होगा और उन्हें लगेगा कि वसुंधरा राजे अगले चुनाव में फिर से लीड कर सकती है, आला कमान उनको फिर से आगे कर सकता है। तो एक दबाव बनाने की भी कोशिश है और पार्टी का संगठन जिस तरह से काम कर रहा है उसको लेकर के भी अगर उनको पार्टी का, तो इसमें भी कोई बातें और निकल करके आ सकती है। लेकिन फिलहाल जो तमाम चीजें हैं वो इस बात को लेकर है कि बीजेपी जो बाहर एकजुटता दिखा रही है, क्या सदन के भीतर भी ऐसी एकजुटता रहेगी उनके बीच में? क्योंकि एक नेता इश्यू उठाएगा, कहीं वसुंधरा। जी बाबूलाल, नजर बनाए रखिएगा, फिर से लौटेंगे आपके पास में। फिलहाल तमाम तस्वीरें दिखाने और जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। नॉन इश्यू को इश्यू बना दिया और अपनी केंद्र सरकार के कहने से सरकार को बदनाम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, निश्चित तौर पर आपका मन तो भारी होना ही चाहिए, क्योंकि अब आपको मालूम पड़ गया भारतीय जनता पार्टी का चर्रे और कोने कोने में बैठा हुआ कार्यकर्ता इस रीट की जीत के
आपके निरालेपन को पहचान चुका है। अध्यक्ष जी, इसके तार उस शेखावाटी से जुड़े हैं जिस शेखावाटी से मैं आता हूं। उस वक्त कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद जी डोटासरा एक दो नहीं, अपने कुनबे के 7-7 लोगों को साक्षात्कार में लोक सेवा आयोग की परीक्षा में इतने नंबर दिला चुके थे कि पूरे कुनबे को उन्होंने उपकृत कर दिया। और इसीलिए शेखावाटी के अंदर लोग पूजा करने लग गए। हमारी बेटियां बोले तेरी पूजा करूं, ऐसा दे मुझे सासरा, बीन चाहे कैसा दे दे सुसरा दे डोटासरा। ये बात मैं नहीं कह रहा, भोले की पूजा करने वाले हमारे बहुत से लोग वो जिनके मन में आशा जगी कि जब डोटासरा जी में इतनी ताकत है तो ऐसा ही सासरा हमें क्यों नहीं मिले। और मैं समझता हूं कि इसी प्रकार की परिपाटी अभी मुझसे पहले बहुत से लोगों ने बहुत से रीट के संबंध में बात कही, पर अब तो यह बात साफ हो गई, रीट की परीक्षा पत्र लीक नहीं हुआ वीक सरकार में, ये रीट की परीक्षा पत्र चोरी हुआ। और परीक्षा से 1 महीने पहले सौदा हुआ, 5 करोड़ रुपए का सौदा हुआ, और सौदा करने वाले लोग दूसरे नहीं थे, वही राजीव गांधी स्टडी सर्किल के वो रहनुमा थे जो जयपुर के अंदर कोऑर्डिनेटर। और कल से शुरू हो रहा है बजट सत्र को लेकर बीजेपी की बैठक हुई। बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। सरकार को घेरने पर रणनीति बनी। बीजेपी विधानसभा सत्र में सरकार को घेरने के लिए रणनीति बना रही है। इसे लेकर विधानसभा के नापक्ष लॉबी में बीजेपी विधायक दल की बैठक का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया कर रहे हैं। इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया समेत अधिकांश विधायक भाग ले रहे हैं। इस बैठक में विधानसभा सत्र के दौरान सरकार को घेरने के लिए कई मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। क्योंकि ये बजट सत्र है, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा, उसके बाद कुछ दिन बाद बजट पेश होगा। लेकिन पिछले 3 वर्षों में राजस्थान की सरकार के खिलाफ जो प्रमुख मुद्दे हैं उन पर तो चर्चा हुई है, खासतौर पर रीट की धांधली को लेके, कर्जा माफी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर सरकार सीधे सीधे पार्टी के टारगेट पे रहेगी। लेकिन अभी हम लोग रीट के मुद्दे पर विधायक दल पूरा आज गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष अपना 2 प्रमुख मुद्दे जिसमें सभी विधायकों ने सहमति व्यक्त की है, और 2 प्रमुख मुद्दे हैं। पहला रिट विषय, रिट के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक सीबीआई की घोषणा सरकार नहीं कर दे। और दूसरा मुद्दा, जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ जिस तरीके का कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो व्यवहार किया वो निंदनीय है, और जब तक कांग्रेस पार्टी माफी नहीं मांगे, दोषियों को गैर जमानती धाराओं के अंदर गिरफ्तार नहीं करे, तब तक भारतीय जनता पार्टी दोनों मुद्दों को सदन के अंदर उठाएगी। इसके अलावा जो किसानों के कर्ज माफी का मुद्दा है, बेरोजगारी भत्ता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, कानून व्यवस्था का जो मुद्दा है, और सरकार ने 3 बजटों के अंदर जो घोषणा की है उन घोषणाओं को अभी तक पूरा नहीं किया। इन तमाम मुद्दों के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ सदन के अंदर आएगी और सरकार से जवाब मांगेगी। अब मुख्यमंत्री जी तो जादूगर के नाम से जाने जाते हैं, वो हर विषय को अपनी जादुई कला से घुमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनकी जादुई कला को चलने नहीं देगी। और कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन शिविर खत्म हो गया। ओपन सत्र में विधायकों ने अपनी बात रखी, नेताओं से 1-to-1 संवाद हुआ। मुख्यमंत्री ने केंद्र पर निशाना साधा। आज देश में अघोषित इमरजेंसी है, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं। चिंतन शिविर में कई मुद्दों पर बात हुई, अच्छे माहौल में चर्चा हुई। कांग्रेस के चिंतन शिविर पर सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर भी जमकर निशाना साधा। सीएम गहलोत ने कहा कि बीजेपी के पास कोई भी मुद्दा नहीं है और देश किस दिशा में जाएगा और कोई नहीं जानता। वहीं राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में हिंसा, तनाव, अविश्वास का माहौल है। जो आरोप हम लोग लगा रहे हैं का देश में क्या हो रहा है,
देश किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम, किस दिशा में जा रहा किसी को नहीं मालूम। आज हिंसा का माहौल, अशांति का माहौल, ऐसा माहौल बन गया देश के अंदर, अविश्वास का माहौल पैदा हो गया है, तनाव का माहौल है। ये आरोप तो हमारे हैं, एनडीए गवर्नमेंट पर और बीजेपी पर, आरएसएस पर, और मोदी जी उल्टा ये कह रहे हैं कि हम लोग भड़का रहे हैं। आज तो अघोषित डेमोक्रेसी, आज अघोषित इमरजेंसी है, और क्या देश के अंदर आज अघोषित इमरजेंसी है। अडवाणी जी ने खुद ने हिंट दिया था, सरकार बनते ही दबाव पड़ा आरएसएस का उनके ऊपर, उनको चुप होना पड़ा। 2 दिन का संवाद अच्छा रहा, खुल के सबने बात करी, खुल के सबने बात करी है। हम चाहते थे कि एक बार असेंबली भी आ रही थी और आगे चुनाव भी आएंगे, तो हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से माहौल में अच्छी बातें हुई है, सबने खुल के बात करी, अपनी भी हमने अपनी खुल के बात कही है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे चिंतन शिविर तो होते रहने चाहिए, उसी से आपस में एक दूसरे को जानने का मौका ही मिलता है। तो मैं बधाई देना चाहूँगा तमाम हमारे साथियों को, वो अच्छे ढंग से सबने मिलकर के एकजुटता का संदेश दिया है राजस्थान में। और गुड गवर्नेंस कैसे हो, उसमें भागीदारी कैसे हो, विधायकों की हो, उस पर चर्चा खुल के हुई। हम चाहते हैं, हमें अगर सरकार ने आशीर्वाद दिया है और सरकार बनने का मौका दिया है और मैं 30 बार मुख्यमंत्री हूँ, तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं किस प्रकार से गुड गवर्नेंस के लिए काम करूं, और काम मेरी टीम पूरी करे, तमाम विधायक लोग करें, मंत्रिमंडल के साथी करें। तब तो शासन दिया, हमें विश्वास करके जनता ने, उनके विश्वास पे खरा उतरना चाहेंगे, हम लोग उतरने का प्रयास कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि 3 साल के बाद में भी सरकार विरोधी लहर कोई नहीं है राजस्थान के अंदर। ये शुभ संकेत है कांग्रेस के लिए, अगली सरकार बनाने के लिए। इसीलिए फ्रस्ट्रेशन की बात मैंने कल कही थी कि ये लोग फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं, निराश हो गए हैं कि 3 साल के बाद में भी सरकार विरोधी लहर क्यों नहीं पैदा हो पाई। इसलिए अब उल जुलूल बातें करते हैं, नॉन इश्यू को इश्यू बनाते हैं। हम चाहते हैं इश्यू को इश्यू बनाओ और उस पर फिर आप सामने आओ हमारे। वो जो चाहे, मैंने कहा ना आपको, उनके पास कहने कुछ नहीं है, इसलिए वो जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। तमाम बातें जनता समझ रही है, बल्कि तमाम जो ये इनकी हरकतें हैं, जिस प्रकार की इनके सोशल मीडिया के अंदर भी, वक्तव्य के अंदर भी, ये धरना दो, प्रदर्शन करो बिना मतलब के, जनता इनके अंदर भाव है कि ये क्या चाहते हैं, इनको मालूम है। इन्होंने कोई भूमिका अदा नहीं कर पाए, विपक्ष के ये लोग कोई मुद्दा बना नहीं पाए हमारे खिलाफ में। इसलिए अब चुनाव आते आते ही बातें कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जनता इन बातों को समझ रही, इसीलिए इनको बाबा हरवाती चुनाव अच्छे बाई इलेक्शन हम जीते हैं, क्योंकि इनको जानते हैं जनता के लोग क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। इनके पास ठोस बात कहने कुछ है भी नहीं। इसलिए मैं समझता हूँ कि निराशा झलकती इनके ऊपर, फ्रस्ट्रेशन झलकता है। ऊपर से भी इनको ये आदेश है कि कुछ नहीं कर पाए तुम लोग, निकम्मे साबित हुए हो। 3 साल में कुछ नहीं कर पाए तुम लोग, सरकार विरोधी लहर पैदा नहीं कर पाए, तो कम से कम सरकार को बदनाम करने का काम शुरू करो। इसलिए ऊपर से नीचे तक बातें चल रही है। तो इस बुलेटिन